नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जो विद्यार्थी रीट प्री और रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उन सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है। तो आपके लिए आज ये जो क्लास चलेगी रात्रि 9 बजे चलती है। साथियों, ये पर्यावरण की क्लास है और जो विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सभी को भी, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उन सभी को अपनी लिंक को शेयर करके उनको भी जोड़ लीजिएगा। और आज का ये टॉपिक जो रहेगा, हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान, जो एक पर्यावरण का अहम सब्जेक्ट है और ये पर्यावरण के अंदर ही आता है। साथियों, हम बात करेंगे यहाँ पे आज की इस क्लास में संसद और राष्ट्रपति के बारे में कि संसद के कौन कौन से अंग हैं और राष्ट्रपति भी इसी का एक अंग माना जाता है। तो आज का हमारा 9वां क्लास है पर्यावरण को लेकर के। तो आप सभी के लिए हम ये टॉपिक बाय सिलेबस करवा रहे हैं। आपका एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा सिलेबस में से, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप लोग चैप्टरों को मिला करके देख लीजिएगा, सिलेबस में बिल्कुल टॉपिक बाय सिलेबस चल रहे हैं और घर बैठे आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए अब हम चालू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की। तो जो संसद है साथियों, हमारा उस संसद के 3 अंग हैं। कितने हैं? 3 अंग हैं संसद के। अगर मेरी इस वीडियो से आप लोग चाहते हो तो आप सभी मुझे इतनी ऊंचाई तक भी पहुंचा सकते हो हमारे इस चैनल को, कि जो विद्यार्थी गरीबी स्थिति से आज पल रहा है वो भी यहाँ पर तैयारी कर सकता है। बड़ी कोचिंगों में जो फीस नहीं भर सकता वो भी तैयारी कर सकता है। तो मैं उन गरीब बच्चों के लिए हेल्प कर रहा हूँ, उन बहनजियों के लिए हेल्प कर रहा हूँ जो अपने घर से बाहर कोचिंग तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी ऐसे बच्चों तक हमारी वीडियोज़, हमारे चैनल को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। संसद की बात करते हैं। तो दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं सुनिएगा। पहला है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग है हमारा राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग महत्वपूर्ण है और हम इन तीनों के बारे में ही चर्चा करेंगे इस वीडियो में और अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको संसद के लोकसभा के बारे में बताऊंगा और राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो साथियों, ये हमारा एक निम्न सदन है और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 के अंदर। अगर हम संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा है वो हमारा उच्च सदन है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो है उसका उल्लेख हम आगे पढ़ेंगे और ये राष्ट्रपति सत्र को बुलाने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं संसद की, तो संसद का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के 79 आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया है। तो एक एक पॉइंट को समझना। संसद का उल्लेख किया गया है 79 में, राज्यसभा का उल्लेख किया गया है 80 में और लोकसभा का उल्लेख किया गया है 81 में। ये तीनों ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रख लेना। और हमारी संसद जो है साथियों, इस संसद को हम कहाँ से लिया गया है? ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। याद रखना, संसद की जो प्रणाली है कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। हमारे जब मेंस का हम सिलेबस पढ़ेंगे तो मेंस के सिलेबस में हम और भी अच्छे से एक संविधान पूरा चैप्टर दिया गया है और उस संविधान के बारे में हम पूरा विश्लेषण या एनालिसिस करेंगे। लेकिन हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तो प्री में हमारा जितना सिलेबस है हमको उतना ही पढ़ना है। बात आती है लोकसभा की। तो लोकसभा का उल्लेख आपको पता है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है संविधान के अंदर। और ये लोकसभा जो है एक संसद का अंग है, एक संसद का भाग है। इस लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है, तो आप सभी इसके नामों को याद रख लें। इसको हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, इसको हम जनता का सदन भी कहते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपुल, इंग्लिश में नाम है इसका हाउस ऑफ पीपुल यानी जनता का सदन। और ये 1954 में इसको नाम दिया गया था हाउस ऑफ पीपुल। देखो, मैंने इतनी बारीकी से आपको हर एक चीज़ को, पॉइंट को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं और इसी को हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप लोगों के लिए अनुच्छेद 85 की बात आती है। हमारा आर्टिकल 85 है। इस आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। आर्टिकल 85 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्य संख्या की। तो देखिएगा, लोकसभा के अंदर वर्तमान में जो सदस्य हैं हमारी में, वो कितने हैं? 545 हैं। कितने सदस्य वर्तमान में?
545 हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। एक एक लाइन को पढ़ना है। पॉलिटिक्स अगर आपको याद रखनी है ना तो इन नोट्सों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। अब हम बात करते हैं कि ये जो 545 सदस्य वर्तमान में हैं, इनका विभाजन किस तरीके से किया गया है। तो देखिएगा 543 जो सदस्य हैं ना, वो 543 सदस्य तो हमारे राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। और इस लोकसभा में 2 सदस्य ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा सदस्यों में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब ये जो 545 सदस्य हैं राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, उनमें राज्यों से लिए जाते हैं 530 सदस्य और 13 सदस्य लिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। क्लियर? ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो 545 सदस्यों का आंकड़ा है, ये लोकसभा सदस्यों का आंकड़ा है वर्तमान में 545 का, उसको किस तरीके से विभाजित किया गया है। क्लियर? अगर अधिकतम 552 सदस्य अगर हमारी इस लोकसभा में हो जाते हैं तो उनका बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा। तो सुनिएगा, अंतर कहीं भी नहीं आएगा। सिर्फ अंतर कितना आएगा, इसमें जो 7 सदस्य बढ़ेंगे वो हमारे 7 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। अगर 545 वर्तमान में है, अगर 552 सदस्य संख्या हो जाती है तो 7 सदस्य यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिए जाएंगे वो, और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आ जाएंगे। राज्यों से 530 ही रहेंगे और राष्ट्रपति के द्वारा तो 2 ही मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर? ये आपको आंकड़ा याद रखना है। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की, तो साथियों राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है? हमारी 25 है। साथियों लोकसभा के सदस्य को कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। ये आप लोग याद रखना, और ये संसद में जाकर के बैठते हैं सभी। सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है। कितनी है? 80 है। और राजस्थान में कितनी है? 25 सीटें हैं। 104वें संविधान संशोधन के तहत वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बताओ कितनी है? 543 है। और इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 52 हो सकती है। और ये मैंने अभी आपको आंकड़ा बताया है जो अभी आप पढ़ के आए हैं, वो संविधान के 104वें संविधान संशोधन के अंतर किया गया था। अब एक धारा 370 जो नरेंद्र मोदी जी ने हटाई है, अभी आपको मैं बता दूं, उसका उल्लेख भी मैंने किया है कि अगर धारा 370 हटने के कारण जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश माना गया है, ठीक है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में अब कुल कितने सदस्य लिए जाएंगे? 26 सदस्य लिए जाएंगे। इसलिए 500 सदस्य राज्यों से अब लिए जाएंगे। पहले कितने सदस्य लिए जाते थे? बताओ। 530 सदस्य राज्यों से लिए जाते थे और 20 सदस्य कहाँ से लिए जाते थे? केंद्र शासित प्रदेशों से। अगर सदस्य संख्या 552 हो जाती है तब। लेकिन इसमें क्या है, 6 सदस्य तो इधर बढ़ा दिए केंद्र शासित प्रदेशों से, तो कितने कर दिए गए? 26। ये कंडीशन आपको याद रखना, जब जम्मू कश्मीर की ये धारा हटाई गई है, जम्मू कश्मीर से ये धारा हटा दी उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर सदस्य बढ़ते हैं तो केंद्र शासित प्रदेशों से 26 लिए जाएंगे और 530 में से अब राज्यों से कितने लिए जाएंगे? केवल 524 ही लिए जाएंगे। आने वाले 2026 के बाद की बात है ये, आप लोग याद रखना। अगर इस लोकसभा का निर्वाचन उल्लेख जो है आर्टिकल 82 के अंदर किया गया है, लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 82 के अंदर किया गया है। आर्टिकल 83 में किसका उल्लेख है? लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख है, सांसदों के कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 83 के अंतर्गत, जिसमें लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया है। और अनुच्छेद 85 याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 85 में लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग भी किया जा सकता है। तो आप लोग इन आर्टिकलों को अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई बहनों, वरना आप एक भी प्रश्न नहीं हरा सकते। ये प्रश्न आर्टिकलों से ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉलिटिकल के अंतर्गत। 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का किया गया था? वो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। और ये 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। लेकिन वर्तमान में कितना है? 5 वर्ष ही है। फिर बाद में क्या हुआ?
44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और इसके तहत में लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल दोबारा से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया और वर्तमान में भी 5 वर्ष ही चल रहा है। अनुच्छेद 352 के तहत अगर देश में आपातकाल की स्थिति होती है तो इस स्थिति के दौरान लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। बताओ, ये भी आपको याद रखना है कि इन लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का कब बढ़ाया जाता है, आपातकाल की स्थिति में, और ये आर्टिकल 352 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 352 में उल्लेख किया गया है, आप लोग याद रख लेना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को। और लाइक कर दीजिए साथियों, मुझे डिमोटिवेट मत कीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग अगर इस समय की महत्ता को पहचानेंगे तो आपको उन बड़ी बड़ी कोचिंगों में इतना पैसा लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। आर्टिकल 84 की बात करते हैं तो 84 के अंदर उल्लेख किया गया है लोकसभा सदस्यों की योग्यता का। किसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 84 में लोकसभा सदस्यों की, सांसदों की योग्यता का उल्लेख किया गया है। और योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। आ रहा है ना मज़ा? चलिएगा आगे बात करते हैं। और भी उसकी कई कंडीशंस हैं, कई भी योग्यताएं हैं, उनको भी याद रखना। भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वो पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी जिस जगह से वो चुनाव लड़ रहा है उस संसदीय चुनाव क्षेत्र से उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। वो किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर या सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। वो पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972 की धारा 11 के अनुसार वो अनुबंध करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। अधिनियम 1972 की धारा थी 11, जिसके अंदर अनुबंध करने की योग्यता भी इसमें शामिल की गई है। क्लियर? अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो देखिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष है उसका चुनाव कैसे होता है। जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं जो चुन करके जाते हैं, उन लोकसभा सदस्यों में से ही किसी एक का चुनाव किया जाता है बहुमत के आधार पर। जिसका बहुमत सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा आएंगी, उसी का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा, उसी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। और आपको याद रखना है, हमारी वर्तमान में लोकसभा कौन से नंबर की चल रही है? 17वें नंबर की चल रही है। याद रखना, ये प्रश्न बहुत 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, BSTC में भी और हमारी सेकंड ग्रेड में भी। वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है वो 17वीं है, और विधानसभा पूछी जाए तो 15वीं है। विधानसभा कौन से नंबर की है? 15वीं नंबर की है, याद रखेंगे। और लोकसभा 17वें नंबर की है। और इस 17वें नंबर की जो लोकसभा है उसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं। ये ओम बिरला है, बीजेपी के हैं, बीजेपी के सदस्य हैं ओम बिरला, जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं विधानसभा वर्तमान में है। अगर बात करें प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछे भी गए हैं पहले भी, या तो प्रथम पूछेगा या वर्तमान का पूछेगा, ये याद रखना। तो प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो थे हमारे GV मावलकर, और ये 1952 में बने थे। और पूछा जाए कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो साथियों याद रखना मीरा कुमारी हैं। ये तीनों ही लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बीजेपी के हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए GV मावलकर 1952 में बने थे। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वो थी हमारी मीरा कुमारी। अब इन लोकसभा सदस्यों के लिए कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं सुनिएगा। कोई भी धन विधेयक है या नहीं, कोई भी धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये लोकसभा अध्यक्ष की कुछ विशेष अधिकार है, उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और लोकसभा तथा राज्यसभा इन दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है साथियों। तो एक एक लाइन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपका पॉलिटिक्स कभी खराब नहीं होगा। मैं आज भी आपसे दावे के साथ में कहता हूँ, यहाँ से एक भी प्रश्न अगर रीट में बाहर चला जाए ना तो आप मेरे से कह देना कि सर आपने कुछ नहीं पढ़ाया। चलिए आगे चलते हैं। अब लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष जो है साथियों,
वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी एक का बहुमत से चयन किया जाता है। जैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है वैसे ही उपाध्यक्ष का भी चयन किया जाता है बहुमत के आधार पर उन्हीं सदस्यों में से। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की जो लोकसभा है उसमें कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, इसका पद रिक्त है। और ये जो लोकसभा उपाध्यक्ष है ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। और इसका कार्य क्या होता है कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो वो सदन की या लोकसभा की क्या कर सकता है? अध्यक्षता कर सकता है। ये अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के सदन की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा उपाध्यक्ष साहब। अब हम बात करते हैं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकरों की। अब प्रोटेम स्पीकर का चयन कैसे होता है सुनिएगा। प्रोटेम स्पीकर जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, हमेशा याद रख लेना। और इस प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कौन थे साथियों? जीबी मावलकर थे। कौन थे? जीबी मावलकर थे। और ये जीबी मावलकर ही प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे और वही प्रोटेम स्पीकर थे उस समय पर, याद रखना। और वर्तमान में पूछा जाए कि लोकसभा प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपको याद रखना डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। इस समय जब मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, इस समय वर्तमान की स्थिति बात करें, वर्तमान में 2023 तक कौन रहेंगे बताओ? 2023 तक प्रोटेम स्पीकर कौन रहेंगे? 2018 से लेकर के 2023 तक प्रोटेम स्पीकर रहेंगे वर्तमान में लोकसभा के कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। आप सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कर दो यार, प्लीज़ लाइक कर दो। बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे। शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को जोड़ेगा चैनल पर और उसको ऊंचाई तक ले जाइए इस चैनल को। मैं तो आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि एक छोटा यूट्यूबर्स बड़ा कब बनता है, वो आप सभी के सहयोग से बनता है साथियों। अब देखिएगा, सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, उनमें से तो अध्यक्ष बनता है, उनमें से ही उपाध्यक्ष बनता है और उनमें से ही क्या बनता है? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर का पद उसी को दिया जाता है जो कोई वरिष्ठ सदस्य होता हो। क्लियर? अब साथियों, इस लोकसभा जो है उसका सत्र कब कब आयोजित किया जाता है? कितनी बार बैठकें हो सकती है? तो इस लोकसभा की कम से कम वर्ष में 2 बैठक होना जरूरी है। कम से कम 2 बैठक तो होनी चाहिए। और सदस्यों की संख्या कम से कम 1/10 होनी चाहिए। अगर हमारे 545 जो सदस्य हैं, उन 545 सदस्यों में से कम 10% सदस्य तो होना जरूरी है उस बैठक में, वरना वो बैठक नहीं मानी जाती। यानी 10% सदस्यों का होना अनिवार्य है 545 सदस्यों में से। क्लियर? अब देखिए, आरक्षण की बात करते हैं यहाँ पर आरक्षण की। तो अनुच्छेद 330 के तहत एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई है। अब इस लोकसभा में सदस्यों की बात कर रहे हैं कि लोकसभा के अंतर्गत उन सदस्यों को आरक्षण जो दिया गया है वो किस तरीके से है। अगर हम बात करते हैं कि जो एससी की सीट है साथियों, एससी की सीटें हैं 84 किसमें? लोकसभा में। और एसटी की कितनी है? 47 है। इस बात का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 330 में। ये रिजर्वेशन दिया गया है कि लोकसभा के अंदर एससी के कितने सदस्य बैठेंगे? 84 बैठेंगे। और एसटी के कितने बैठेंगे? 47 सदस्य बैठेंगे। और ये अनुच्छेद 330 में उल्लेख किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न आया हुआ है अनुच्छेद 331, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कि 104 में संविधान संशोधन के तहत ये जो अनुच्छेद 331 है इसको हटा दिया गया था। क्यों हटाया था इसका कारण सुनिएगा। इस जो लोकसभा है, इस लोकसभा के अंतर्गत सदस्य जो हैं उन सदस्यों में 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन था। 2 सदस्य कहते थे अंग्रेज भारतीय थे। एंग्लो इंडियंस जो थे, एंग्लो इंडियंस सदस्यों को वरीयता दी गई थी कि इस लोकसभा में जो 545 सदस्य हैं उनमें से 2 सदस्य कैसे होंगे? 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस होंगे। और ये बात किस अनुच्छेद में की गई है? इंपॉर्टेंट है 331 अनुच्छेद में। लेकिन इसको हटा दिया गया है, इस अनुच्छेद को यहाँ से हटा दिया गया है, इस नियम को यहाँ से हटा दिया गया है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सब नहीं लिए जाएंगे। ये बात की गई थी संविधान के 104 में संविधान संशोधन के अंदर, इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पर होती है हमारी लोकसभा खत्म। ठीक है ना? ये लोकसभा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका रीट प्री में नहीं जाएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। क्लियर? अब बात करते हैं हम राष्ट्रपति की। देखिए, राष्ट्रपति की जो योग्यता है उनके बारे में अनुच्छेद एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है।
मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत बेसिकली अच्छी ट्रिक है, और राष्ट्रपति के जितने भी आपके अनुच्छेद हैं वो सब याद हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर सुनिए, अनुच्छेद 52 की बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रपति हमारे संसद का ही अंग है, सर्वोत्तम अंग माना जाता है। और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की बात की। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बात की गई है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन रीति की बात की गई है। अनुच्छेद 56 में पद अवधि यानी कार्यकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 58 में योग्यता है राष्ट्रपति की, और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति के लिए। अब हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे, चलेगा। ट्रिक मैं आपको बता दूं, एक बार ट्रिक बता दूं। राजा की नाक से योगा साफ, योगा साफ, ये मुझे ऐसी ट्रिक याद है लगभग, और मैंने इसी ट्रिक से सारे के सारे इन अनुच्छेदों को याद कर लिया था और इनके प्रावधानों को भी याद किया था। लेकिन हम इसके बारे में मेंस की जब तैयारी करेंगे ना, और विस्तार से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में तो बहुत मामला है। अगर हम पॉलिटिक्स पढ़ना ही है हमको, तो मैं आपको रीट मेंस का सिलेबस जब कराऊंगा तो आप लोग और अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमारे रीट प्री में जितना सिलेबस है वो आपको पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखिएगा, अनुच्छेद 52 पर आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये बात की गई है कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में किया गया, याद रखना। और राष्ट्रपति इस देश का पहला नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका जो है उसका प्रमुख होता है, समझ में आ गई। और इस कार्यपालिका के 4 अंग हैं, याद रखना। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद। क्लियर? ये आपको याद रखना। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 58। सुनिए, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। ये भाई राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो योग्यता सुनिएगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी योग्यता है कि उसकी कम से कम चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। भाई जो पहले लोकसभा सदस्य बन गया है ना, वही उसी सदस्य को राष्ट्रपति आगे चल के बनाया जाता है। किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, इसका मतलब वो कोई सरकारी नौकरी में ना हो, और वो दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान के अंतर्गत मुख्य रूप से केवल इन्हीं 2 बातों का उल्लेख किया गया है। लेकिन आरपीएससी बोर्ड जो है हमारा, आरएसएसएम बोर्ड है, और रणजीत सिंह समिति के अनुसार रणजीत सिंह सरकारिया जो आयोग है, उस रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की तरफ से इन 3 सिफारिशों को और जोड़ा गया था, इन 3 कंडीशनों को और जोड़ा गया था रणजीत सिंह सरकारिया आयोग की तरफ से। तो ये आपको 5 ही योग्यता अब याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर? जबकि संविधान में केवल इन्हीं 2 योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, मूल संविधान में। अब देखिएगा, नोट याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तथा मंत्रियों के पद को लाभ का पद कभी नहीं माना जाता। बताओ, इनके पद को कभी भी लाभ का पद नहीं माना जाता। इनको तो ऐसे कहते हैं कि ये तो देश के सेवाकर हैं, ये देश की सेवा करते हैं। ये 4 पद ऐसे हैं, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक राज्यपाल और एक मंत्री। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कभी भी लाभ का पद नहीं माना जाता। बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अब निर्वाचन मंडल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। किस तरीके से किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसको हम गुप्त मतदान कहते हैं। राष्ट्रपति का कभी भी लोगों के द्वारा मतदान नहीं होता। इस राष्ट्रपति को चुना जाता है, राष्ट्रपति की तो नियुक्ति की जाती है मान लो, इसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा गुप्त मतदान के तहत में। और ये उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले निर्वाचित सदस्य कौन कौन होने चाहिए? तो देखिएगा, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उस समय पर सदस्य कौन कौन भाग लेते हैं? तो देखिए, लोकसभा के 543 सदस्य होते हैं उस समय उपस्थित, और राज्यसभा के 233 सदस्य होते हैं। लेकिन विधानसभा के सदस्य वहाँ पर उपस्थित नहीं होते, ये आपको याद रखना है। विधानसभा का संसद से कोई भी
संबंध नहीं है। आप विधानसभा मैंने अलग से इसीलिए तो पढ़ाया है क्योंकि आपको पता है कि संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो उसमें तो विधानसभा का उल्लेख ही नहीं है। विधानसभा के बारे में हम इसीलिए पहले पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर मैंने अलग से पढ़ाया है, एक वीडियो अलग से बनाया। निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों के व्यक्ति भाग नहीं लेते। हमारे राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर विधानसभा तो है लेकिन हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। हमारे राजस्थान में क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। एकल संक्रमणीय पद्धति या अनुपातिक गुप्त मतदान की प्रणाली के आधार पर क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्तांक प्रस्तावक कितने हैं? 50 होने चाहिए, अनुमोदक 50 होने चाहिए और जमानत की राशि 15,000 रुपये जो RBI बैंक पर रखी जाती है जमानत के लिए। यदि कुल वोट का 1/6 नहीं मिलता है तो राशि जब्त कर ली जाती है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए कुछ प्रावधान रखे गए थे। अब देखिएगा अनुच्छेद 324 आ गया बीच बीच में। मैंने जो राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें थी वो कुछ और मैंने चुन करके लिखी है यहाँ से, बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल में मैं आपको लेकर के आया हूँ। फिर भी अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 71 में है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा साथियों? उपराष्ट्रपति को देगा। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखना, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 57, इसमें पुनः निर्वाचन की बात की गई है। अनियमित तरीके से अगर चुनाव होते हैं तो पुनः चुनाव भी करवा सकते हैं हम। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति, उसको 2 बार राष्ट्रपति चुना गया था इसी प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 60, ये मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिलवाई जाती है? शपथ दिलवाई जाती है। तो राष्ट्रपति की शपथ जो है, ठीक है ना, वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत ली गई है। और उसको कौन दिलाता है शपथ? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। शपथ में क्या लिखा हुआ कि भाई वो संविधान की रक्षा करेगा, लोगों के कल्याण की बात उसमें की गई है। और वर्ष 1977 से लेकर के प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाई जाती है। मैंने तारीख यहाँ पर लिख दी भाई, 25 तारीख को राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, क्लियर। और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो, अगर मुख्य न्यायाधीश उस समय पर नहीं हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा, क्लियर। अब देखिएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया होती है कि भाई राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है ना, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। लेकिन आप जानते हैं संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाने का आज तक कोई कानून ही नहीं बना। संविधान में ऐसा कोई अभी तक उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। इसलिए अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। इस महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संसद में शुरू होती है। इस महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से हो सकती है, या तो लोकसभा में होगी या राज्यसभा या फिर दोनों में। इसे लाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होगा, तब जाकर के ही इस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वरना किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आज तक उल्लेख बना भी नहीं है, ठीक है, नोट कर लेना मेरी बात को। अनुच्छेद 61 के तहत में मनोनीत सदस्य इस महाभियोग की प्रक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। और विधानसभा के सदस्य इस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, क्योंकि विधानसभा का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आपको याद रखना ये चीज़, विधानसभा का तो इस संसद से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हमने राष्ट्रपति और संसद, राष्ट्रपति और संसद, ठीक है, इन दो के बारे में पढ़ा। और हमने संसद का यहाँ पर लोकसभा पढ़ा। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशल राज्यसभा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा के बारे में। थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। तो इस संसद के 3 भाग थे, ये मैंने आपको बताया है। पहला था लोकसभा, दूसरा था हमारा राज्यसभा, ठीक है ना, और तीसरा था राष्ट्रपति।
हमने राष्ट्रपति और लोकसभा के बारे में पढ़ लिया है, और राज्यसभा के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को, ऐसी ही क्लासों को लगातार देखते रहें, मज़े के साथ पढ़ते रहें। नोट्सों को डाउनलोड वीडियो यूट्यूब पर देखते रहें, और नोट्स आप लोग एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप की लिंक डाल दी गई है, वहाँ से भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। और साथियों, इसको इतनी ऊंचाई तक ले जाओ और इतना मुझे मोटिवेट कीजिएगा कि कुछ सीमा ही ना हो। आप मुझे जितना अच्छा सपोर्ट करोगे ना, मैं उतनी ही आपके लिए दिन रात और ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है ना। और जब तक मुझे आप लोग मोटिवेट करते रहेंगे, मैं आपके लिए उतना ही काम करूँगा। धन्यवाद।